Hello everyone, welcome you all in our free online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स और सेल इंटरैक्शन इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। ये यूनिट फर्स्ट की सबसे लास्ट टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग। इसमें हम देखेंगे कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं हमारे, उसमें प्रोटीन की टारगेटिंग और प्रोटीन की शॉर्टिंग कैसे होती है। अगर हम प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, हमारे सेल्स में, हमारे न्यूक्लियस में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होना ही खाली एनफ नहीं है। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उसके टारगेट ऑर्गन तक जाना भी चाहिए। कहाँ पे उस प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ तक उस प्रोटीन को पहुँचना भी चाहिए। ठीक, तो प्रोटीन बनना ही सफिशिएंट नहीं है। प्रोटीन बन गया, उसके टारगेट ऑर्गन तक उसका ट्रांसपोर्ट होना है। उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, कैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो प्रोटीन जो है वो बन गई हैं तो जा रही हैं, आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। ठीक, आपको मैं बता दूं कि प्रोटीन की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है। हर काम करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पूरी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन जब न्यूक्लियस में बन रहा है, और प्रोटीन बनने की प्रोसेस तो हमने दसों बार मैंने बता दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि सेंट्रल डोग्मा नाम का एक चीज़ होता है। सेंट्रल डोग्मा जो होता है उसमें क्या होता है, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। लेकिन अगर डीएनए से एक आरएनए की स्ट्रैंड बन रही है, एक डीएनए से अगर कोई आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इसी आरएनए से जब आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, और इस डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है तो हमको पता है क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तो प्रोसेस को कह देते हैं हम रेप्लिकेशन। ये हमारी एक सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है जो मैंने कई बार बताया है आपको, तो मैं फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन बन कैसे रहा है वो हमें पता होना चाहिए, वो ऐसे बन रहा है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो हेल्प करता है। और वहीं जब आरएनए से ये प्रोटीन बनने लगता है तो हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो वर्क करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोटीन का बनना इज नॉट द सफिशिएंट। बन तो गया प्रोटीन, बट अब हमको उसको ट्रांसपोर्ट कराना है, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टिंग करनी है, उसकी शॉर्टिंग करानी है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। क्या करना है, प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग। प्रोटीन टारगेटिंग शॉर्टिंग है क्या? प्रोटीन टारगेटिंग शॉर्टिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये जिसमें प्रोटीन को उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना। प्रोटीन जो बना है, जो हमारे न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर डीएनए है उससे जो प्रोटीन बना है, एक्चुअली होता क्या है कि मानिए कि ये हमारा एक सेल है, ठीक, उसका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है। तो डीएनए के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि डीएनए से एक एमआरएनए बन रहा है, वो तो इस न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा। वो प्रोसेस इस न्यूक्लियस के अंदर होके एक एमआरएनए बन जाता है। लेकिन फिर ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और इस साइटोप्लाज्म में फिर प्रोटीन का सिंथेसिस, मतलब कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो इस साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रही है, तो ये दो तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये तो हमें क्लियर है कि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोमल्स यूनिट्स चाहिए ही चाहिए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, इस एमआरएनए के स्ट्रैंड पे आकर के बाइंड करते हैं। इस, मान लीजिए कि ये एक एमआरएनए की स्ट्रैंड है, तो इस एमआरएनए के स्ट्रैंड पे ऐसे राइबोसोमल यूनिट्स आकर के बाइंड करते हैं, और इस पे जब ये आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो इसके कोड्स को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते जाते हैं, और वो अमाइनो एसिड जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती जाती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो क्या हो रहा है, ये जो राइबोसोम सब यूनिट्स है, ये दो, मतलब ये जो राइबोसोम है, ये दो टाइप्स के राइबोसोम हमें मिलेंगे। एक तो वो राइबोसोम मिलेगा जो साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली प्रेजेंट होगा, और दूसरा हमें वो राइबोसोम मिलेगा जो किस पे प्रेजेंट होगा, हमारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पता है ना, बताया था मैंने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं भैया। एक होता है आरईआर एंड द सेकेंड वन इज एसईआर। आरईआर जो रफ दिखता है, रफ क्यों दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। एसईआर स्मूथ दिखेगा, क्यों स्मूथ दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें राइबोसोम तो होगा ही होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये राइबोसोम 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली पड़ा रहे, या दूसरी चीज क्या है कि वो आरईआर वाला, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम प्रेजेंट है, वो राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कराए, और प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के बाद उसको उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना ही प्रोटीन टारगेटिंग होता है। तो आज के वीडियो में प्रोटीन टारगेटिंग को ही हम मेनली फोकस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आगे की चीजों को देखेंगे। प्रोटीन टारगेटिंग क्या है? प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट मेम्ब्रेन। जो अभी तक मैं कह रही थी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन्स को उसके टारगेट मेम्ब्रेन तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसके टारगेट मेम्ब्रेन तक पहुंचाते हैं। टारगेट मेम्ब्रेन कौन? उस प्रोटीन की जरूरत जिसको होगी भाई। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में गाजर का हलवा बना रहे हैं, गाजर का हलवा बना रहे हैं तो हमें उसको अपने फ्रेंड के यहाँ पहुँचाना है। तो हमारा इस टाइम टारगेट कौन है? हमारा फ्रेंड। हम क्या करेंगे, गाजर का हलवा अपने पास बनाया और उसके तक ट्रांसपोर्ट करा देंगे। सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है। प्रोटीन को समझिए गाजर का हलवा है और आपको क्या करना है, गाजर का हलवा बनाना है और बना करके अपने दोस्त तक पहुँचा देना है। काम यहाँ पे हो रहा है वही चीज़। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और वो उसके टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक, या उसके डेस्टिनेशन तक, जो उसका डेस्टिनेशन जहां उसको पहुंचना है वो डेस्टिनेशन सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है सेल के और अंदर किसी और ऑर्गेनेल्स के पास पहुंचाना हो, या हो सकता है सेल के बाहर पहुंचाना हो। तो टारगेट ऑर्गन या उसका डेस्टिनेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है सेल के बाहर भी हो सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए मैंने अभी बताया हमें राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। हाँ भैया पड़ती है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो राइबोसोम जो होता है वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ भैया कर सकता है। एक तो या तो वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा, दूसरी बात कह ले तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोटीन जब बनेगा, या हम कहते हैं प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होगा ये 2 तरीके से होगा। एक क्या हो रहा है कि देखिए कुछ एडवांस लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कई काम एक साथ करते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो वो सीक्वेंस से काम करते हैं कि भाई पहले एक काम हो जाने दो फिर दूसरा काम मैं करूंगी या करूंगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना है उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। क्या कहानी है? कहानी ये है कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला क्या हो जाएगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स। जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो रहा है तो प्रोटीन भी 2 टाइप्स की हो जाएंगी। एक वो प्रोटीन जो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स कहते हैं, और दूसरी जो होती है उनको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन्स। पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है? इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म बाय फ्री राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली राइबोसोम्स प्रेजेंट्स हैं उनसे जिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स। उनको पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स क्यों कह रहे हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना जानो कि मैंने कहा कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए 2 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है। एक वो है जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है, दूसरा वो है जो आरईआर से अटैच्ड है। तो जो फ्री प्रेजेंट है उससे जिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स। उनको हम क्या कहेंगे कि ये पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स हैं। लाइक दोज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और अदर ट्रांसपोर्टेड इनटू न्यूक्लियस और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब न्यूक्लियस में बन रहा है प्रोटीन, न्यूक्लियस से निकल के पेरिफेरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरी पे जाएगा। पेरिफेरी कौन सा? साइटोप्लाज्मिक साइड वाला पेरिफेरी। मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ओके।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से ये प्रोटीन निकल के पेरिफेरी पे तो जा रहा है, बट वो पेरिफेरी कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक साइड वाला पेरिफेरी, मतलब वो पेरिफेरी जो साइटोप्लाज्म के साइड पे, न कि ये वाला पेरिफेरी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साइड पे है, नहीं, ये साइटोप्लाज्म वाले पेरिफेरी पे, साइटोप्लाज्मिक साइड वाले पेरिफेरी पे जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी तो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं ना भाई, तो वहां पे प्रोटीन की जरूरत है, तो न्यूक्लियस से बना, न्यूक्लियस से बन करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला गया। और सॉल्युबल प्रोटीन्स, और जो होते हैं, जो वेसाइकल्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स, वो तो ये सारे कहलाते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स, पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन जो फ्री राइबोसोम से बन रहे हैं। दूसरे हम बात करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन्स। सिक्रेटरी प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स, जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं या एंजाइम सिक्रीट्स हो रहे हैं वो सिक्रीट ही तो होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स। उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना, 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आप बताएंगे, ठीक, देखिए आपको कितना याद है। फिर आएगा सॉल्युबल प्रोटीन, वही प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ल्यूमेन्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो सॉल्युबल प्रोटीन्स। तो ये सारे जो है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन्स हो गए, और एक हो गया पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। मैंने कहा था कि क्यों इनको ये नाम दे रहे हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। जो प्रोटीन, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रोटीन बन गया है, ठीक है, ये कोई प्रोटीन बना है, अब इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना है उसके टारगेट ऑर्गन तक, उसके डेस्टिनेशन तक। तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीका आएगा जिसको हम कहेंगे अब देखिए क्या बात हुई थी, बात ये हुई है कि भाई जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होना है, ये ट्रांसलोकेशन 2 टाइप से हो सकता है। एक है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, मतलब पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस जब पूरी तरीके से हो जा रही है, मतलब ट्रांसलेशन इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, mRNA से जो प्रोटीन बन रहा है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, पूरी प्रोसेस होने के बाद एक प्रोटीन बन के आ जाएगा, तो इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, साथ ही साथ को मतलब साथ में ही, साथ में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों चीज साथ साथ हो रही है, बन भी रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, पूरा खाना बन जाता है तो हम खाना खाते हैं, पूरा खाना बन गया, भैया सब बैठे, सबने खाया। कभी कभी क्या होता है, मम्मी किचन में खाना बना रही है, रोटी बना रही है, और हम रोटी को ट्रांसफर भी करते जा रहे हैं, लोग खाते भी जा रहे हैं। तो जब पूरा खाना बन जा रहा है, सब बैठ के खा रहे हैं, तो वो ये वाली बात हो गई। लेकिन जब मम्मी रोटी बनाती जा रही है, उनके रोटी बनाने के साथ में लोग खाते भी जा रहे हैं, तो ये वाली बात हो गई। जब पूरी प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जा रही है, उसके बाद ट्रांसलोकेशन होना इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, और साथ ही साथ में ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी हो रही है और ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। तो जो प्रोटीन इससे बनेगा उसको हम पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन्स कहते हैं, और जो प्रोटीन्स उससे बचता है उसको वही एंडोमेम्ब्रेन वाली प्रोटीन्स कह रहे थे। इसमें जो होगा वो कौन पार्ट करेगा, फ्री राइबोसोम।
जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं वो इसको बनाने में हेल्प करेंगे। और इसको बनाने के लिए जो ईआर की मेम्ब्रेन से, आरईआर की मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच है वो। लेकिन इसको एक बात याद रखिएगा कि इसको बनाने के लिए आरईआर पे जो प्रेजेंट है वो तो काम आएगा ही राइबोसोम, बट इसका भी इनिशिएट प्रोसेस की शुरुआत साइटोप्लाज्म में जो फ्री राइबोसोम है उन्हीं से होगा, शुरुआत उन्हीं से होगा। बाकी आगे जो है वो ईआर की प्रोसेस से, ईआर से जो अटैच्ड रहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक से, उनसे होगा। क्लियर है? तो पाथवे फॉर प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन टारगेटिंग की पाथवे क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे जो ट्रांसलेशन के बाद, एंड को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट को ट्रांसलेशन। ठीक है, ये चीज है। देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, जो चीज अभी तक मैं आपको कह के बता रही थी वो आप इस डायग्राम से, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से ईआर अटैच्ड है। ईआर पे देखिए आप डॉटेड डॉटेड देखेंगे तो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और ये जो है जिस पे कुछ नहीं प्रेजेंट है ये क्या हो गया आपका, स्मूथ हो गया। ठीक, यहाँ से प्रोटीन का ट्रांसफर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, यहाँ से वेसाइकल्स में जाएगा, फिर उसके बाद गोल्जी एपरेटस में चला जाएगा। गोल्जी एपरेटस से जो सेक्रेटरी वेसाइकल राइजोसोम्स वगैरह होते हैं उनके पास जाएगा। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे लाइसोसोम्स के पास गया। तो ऐसे ही प्रोटीन का जो पाथवे होता है वो न्यूक्लियस से निकल के, न्यूक्लियस से गोल्जी के पास जाएगा, गोल्जी से लाइसोसोम्स के पास जाएगा, उसके बाद और आगे जो भी हैं उनके पास वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, पेरोक्सिसोम में भी जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा ही रहा है, वो तो हमने देख ही लिया। तो ये इसका एक पाथवे होता है अपना ट्रांसफर करने का, ट्रांसलोकेट होने का। अब हम क्या करेंगे, जो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन था उसको डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे कैसे हो रही हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम स्लाइड से देखेंगे। ओवरव्यू में ये है कि मैंने कहा कि जो को ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी चल रहा है और साथ ही ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है। तो आपको समझना ये है कि आप मानो कि ये एक कोई आरएनए है, ठीक है, इस पे जो है राइबोसोम्स आकर के बाइंड हुए हैं। ठीक, राइबोसोम आकर के जब बाइंड हुए हैं तो होगा क्या, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एन टर्मिनल बाहर आता है। प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा तो एन टर्मिनल बाहर आएगा, और इस एन टर्मिनल पे क्या होगा, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं सिग्नल सीक्वेंस। जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल सीक्वेंस। ओके, इस सिग्नल सीक्वेंस बन गया। अब क्या होगा, यहां पे एक एसआरपी प्रोटीन आएगा, वो एसआरपी प्रोटीन क्या करेगा, यहां पे बाइंड कर जाएगा। ये क्या है, एसआरपी। ठीक, एक एसआरपी प्रोटीन आ रहा है, वो यहाँ पे बाइंड कर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, वो एन टर्मिनल से भी बाइंड हो रहा है और राइबोसोम के यूनिट से भी, सब यूनिट से भी बाइंड हो जा रहा है। अब आप खुद सोचो और सोचना, और इसका आंसर आप मुझे देंगे कि अगर ये एसआरपी जो है ये इससे बाइंड हो जा रहा है तो क्या होगा, क्या आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना कंटिन्यू रहेगा या प्रोटीन का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। हालांकि मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया प्रोटीन का जो यहाँ पे फॉर्मेशन होना है वो बंद हो जाएगा। ठीक, तो आपको बताना ये है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होना बंद क्यों हो जा रहा है। आप सोचना, मुझे आंसर करना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को क्लियर करूंगी कि क्यों बंद हो जा रहा है। ठीक, चलो, तो एसआरपी आता है, यहाँ पे बाइंड हो जाता है और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था वो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब आप ये देखो कि मान लो ये हमारा एक ईआर है, क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकॉन चैनल। क्या है, ट्रांसलोकॉन चैनल। प्रेजेंट है क्या, एक ट्रांसलोकॉन चैनल,
और यहीं पे एक क्या है, ये जो एसआरपी प्रोटीन है, इस एसआरपी प्रोटीन का की बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट रहेगी। एसआरपी प्रोटीन का एक्सेप्टर साइट कह लो या बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट रहेगा। फिर ये क्या करेगा, चेंज होगा और ये आकर के क्या करेगा, और फर्दर इसी टाइम पे क्या होगा ना, हाइड्रोलिसिस भी होंगी। हाइड्रोलिसिस होंगी तो क्या होगा, जो एटीपी है वो कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्रोलिसिस होगा तो एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जब ये एटीपी और एडीपी जो होंगे कन्वर्जन हो रहा है, मतलब जब ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, साथ में क्या हो रहा है, ये राइबोसोम्स जो हैं ये आकर के इस पे ट्रांसलोकॉन चैनल पे बाइंड कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलोकॉन को बाइंड करने के बाद ट्रिगर करेंगे कि भैया खुलो, गेट खोलो, हम आ गए हैं। आकर के कैसे हम किसी के गेट पे नॉक करते हैं, तो वही आप समझ लो, ये आकर के इसके गेट पे नॉक करेगा कि खोलो, हम आ गए हैं। और ये बंद रहता है, नॉर्मल कंडीशन में ये बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तो इस ईआर के ल्यूमेन से कैल्शियम आयन जो है वो साइटोप्लाज्म में जाना स्टार्ट हो जाएगा। कैल्शियम आयन का लीकेज होगा और इससे क्या होगा, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि ये चैनल हमेशा क्लोज रहता है। और जब ये आएगा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का जो एक फॉर्मेशन हुआ है, जब ये कॉम्प्लेक्स आएगा इस पे, तो ये कहेगा, इसको नॉक नॉक करेगा कि भैया मैं आ गया हूं, अब तुम गेट खोलो। तो गेट खुलेगा और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी भी इसको हेल्प करेगा गेट खोलने में। और जब गेट खुलेगा तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या करेगा, अंदर आपका ये जो प्रोटीन बना था रेड कलर का, ये इस ल्यूमेन में आ जाएगा। अब इस ल्यूमेन में आएगा तो काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। हमको पता है कि इस प्रोटीन के पास क्या था, एक सिग्नल सीक्वेंस था, तो इस प्रोटीन के पास भी वो सिग्नल सीक्वेंस होगा। अब क्या करना है, उस सिग्नल सीक्वेंस को काटना है, क्योंकि यहाँ पे तो वो सिग्नल सीक्वेंस इसलिए प्रेजेंट था क्योंकि वो सिग्नल दे रहा था एसआरपी को कि भैया हम ही को लेके जाना है ईआर में, ईआर के ल्यूमेन में जाने वाले हम ही हैं, हमको आओ लेकर के जाओ। ठीक, हम अगर मान लीजिए कैसे हम एयरपोर्ट पे जब किसी को रिसीव करने जाते हैं तो एक बोर्ड लेके जाते हैं, उस पर उसका नाम लिखा रहता है, जिससे पता चलता है कि हम आप ही को रिसीव करने आए। तो रिसीवर में मतलब दोनों में से किसी एक बंदे के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो उसको पहचान सके। तो यहाँ पे इस प्रोटीन के पास ये सिग्नल सीक्वेंस होता है जो ये इंडिकेट करता है एसआरपी को कि हम ही हैं जिसको ल्यूमेन में जाना है, आओ हम ही को लेके चलना है तुमको। तो वो तो वहां पे पहचानने के लिए था, अब तो ये ल्यूमेन में आ गया। अब जब घर आ गया तो क्या तो भी हम बोर्ड लेके घूमते रहते हैं, जिसको हम घर पे लेके आ जाते हैं वापस एयरपोर्ट से, तो क्या तब भी बोर्ड लेके घूमते रहते हैं उसके नाम का? नहीं, अब हमें उस बोर्ड की जरूरत नहीं है, उस बोर्ड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, अब हमें इस सिग्नल सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन होगा कैटलेज, जो होगा सिग्नल कैटलेज, वो क्या करेगा, इस सीक्वेंस को कट कर देगा। ठीक, इस सीक्वेंस को कट कर देगा। फिर फर्दर क्या होगा, इस प्रोटीन की यहाँ पे पैकेजिंग होगी, वो आपस में पैक्ड होंगे, पैक्ड होकर के वो अच्छे फॉर्म में एक कंप्लीट प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ और फैक्टर्स आएंगे जो राइबोसोम्स की यूनिट यहाँ पे बाइंड हुई हैं उनको हटा देंगी, और फिर से क्या होगा, ये एसआरपी जो है ये भी हट जाएगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन हो जाएगा, और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक गई थी वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अपना क्वेश्चन याद है ना, कि आपको आंसर ये करना है कि प्रोसेस रुक क्यों जा रही है, क्यों नहीं इसके बाइंड होने के बाद भी ट्रांसलेशन कंटिन्यू रह रहा है, क्यों इसके बाइंड होने के बाद ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जा रहा है, यही आंसर आपको करना है। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसको स्लाइड से। ये तो बात हो गई ओवरव्यू की। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस ऑन फ्री राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। मैंने कहा था प्रोसेस इसकी भी स्टार्ट जो होगी वो फ्री राइबोसोम से ही स्टार्ट होगी, बस स्टार्ट होगी, आगे का काम जो है वो जो आरईआर पे राइबोसोम है उन्हीं से होगा। ठीक, एंडोमेम्ब्रेन प्रोटीन हैव सिग्नल सीक्वेंस। मैंने कहा अभी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उसके पास क्या होगा, सिग्नल सीक्वेंस होगा, उसके पास क्या होगा, सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो हाँ है, यही बात हमने की थी।
Endomembrane proteins have signal sequence on their end नहीं end terminal that direct them to RER, ठीक है, जो इनको कहां करेगा, RER की तरफ डायरेक्ट कर देगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सिग्नल सीक्वेंस है क्या, दिस सिग्नल सीक्वेंस आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये जो सिग्नल सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं कि एंड टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है जो उसको एसआरपी को इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई आओ यहाँ पे, ठीक। तो ये सिग्नल सीक्वेंस है क्या, ये एक हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है। हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, क्यों हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, क्योंकि इसके पास 6 से लेकर के 12 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड से मिलकर के ही प्रोटीन बनता है। तो ये वाला जो प्रोटीन बन रहा है, सिग्नल सीक्वेंस वाला जो प्रोटीन है, वहां पे 6 से लेकर के 12 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं की वजह से ये क्या होता है, इसका नेचर ही हाइड्रोफोबिक हो जाता है। ओके, ये हो गया सिग्नल सीक्वेंस। कैसे आप देख रहे हो, यहां पर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, प्रोटीन बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, बन रहा है। ये ऐसी प्रोटीन बनी जिसमें सिग्नल सीक्वेंस है उसके एंड टर्मिनल पे। ओके, देन एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड। अब एक एसआरपी है जो सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड, ऐसी पेप्टाइड है जो सिग्नल सीक्वेंस एंड टर्मिनल पे है उसको पहचानने के लिए इसका जन्म हुआ है। इनका जन्म क्यों हुआ है भैया, कि जो सिग्नल सीक्वेंस एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट है उसको पहचानने के लिए। ये क्या करेगा, बाइंड्स विद सिग्नल सीक्वेंस व्हेन इट पॉप्स आउट राइबोसोम्स एंड स्वैप्स जीडीपी फॉर जीटीपी। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये एक एमआरएनए की स्ट्रैंड है और इस पे राइबोसोम्स की सब यूनिट्स बाइंड हो रही हैं, ठीक। राइबोसोम्स की सब यूनिट बाइंड हो रही हैं, तो ये एसआरपी जो है ये क्या करेगा, अब जाएगा यहाँ पे बाइंड होने के लिए। तो देखो बाइंड होकर के ऐसा उसने बना लिया। जब ये बाइंड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जीडीपी और जीटीपी का कन्वर्जन होगा, ठीक। और ये क्या करेगा, एक ऐसे बाइंड करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमको पता है वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ईआर ल्यूमेन पे जो उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है या जो मेम्ब्रेन है उस पे आकर के बैठेगा। अब हम जब सिग्नल सीक्वेंस की बात की तो उसके बारे में जाने कि वो क्या था, तो हमने कहा कि सिग्नल सीक्वेंस एक हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है जो 6 से 12 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का मिलकर के बना है। तो सेम उसी तरीके से जो एसआरपी है, ये एसआरपी क्या है, ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, एक राइबो मतलब कि आरएनए प्लस प्रोटीन। ये क्या है, एसआरपी एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोले तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आरएनए और प्रोटीन। तो ये किसका मिलके बना हुआ है, ये आरएनए और प्रोटीन का मिलके बना है। अब इसमें आरएनए और प्रोटीन का मिलके बना है, इतना तो ठीक है, लेकिन कितना आरएनए है और कितना प्रोटीन है, तो एक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आरएनए के होते हैं और 6 प्रोटीन्स की 6 मतलब प्रोटीन्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें 6 प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। वो 6 कौन कौन से हैं, P54, P19, P68, P72, P9, P14। 54, 19, 68, 72, 9, 14, ठीक है। प्रोटीन 54, प्रोटीन 19, प्रोटीन 68, प्रोटीन 72, प्रोटीन 9 एंड प्रोटीन 14। ये 6 पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं ये प्रोटीन्स के प्रेजेंट रहते हैं और आरएनए का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जो मिलकर के क्या बनाता है, एसआरपी। अब ये जो हैं ये क्या करते हैं, जो हमारा आरएनए की स्ट्रैंड जो है इस पे ये बाइंड करते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों आकर के यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करते हैं, ठीक है। ये किससे बाइंड करेंगे, सिग्नल सीक्वेंस से। फिर ये दोनों जो हैं वो एसआरपी रिसेप्टर से आकर के बाइंड करते हैं, एसआरपी रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। और ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों स्मॉलर सब यूनिट से, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करते हैं। कंफ्यूजन हो गया तो मैं फिर से बता दूं, ये दोनों
जो सिग्नल सीक्वेंस है उससे बाइंड करेंगे। ये दोनों का काम क्या है, जो एसआरपी का रिसेप्टर होगा उस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का उससे जाकर के बाइंड करेंगे। भाई एसआरपी का काम यही है कि ऊपर जो बन रहा है उसको ला करके जो उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ईआर का मेम्ब्रेन है उस पर जो उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे ला करके जोड़ना। तो जोड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो इन लोग की दोस्ती किससे होगी, इन लोग की दोस्ती सिग्नल सीक्वेंस से होगी। वो सिग्नल सीक्वेंस जो प्रोटीन्स के एंड टर्मिनल पर प्रेजेंट हैं। तो एक जन से तो दोस्ती हो गई, दूसरे जन से दोस्ती करने के लिए ये बचे हैं 68 और 72। ये क्या करेंगे, जो रिसेप्टर सीक्वेंस है एसआरपी का जो रिसेप्टर है उससे जाकर के बाइंडिंग कर ली, उससे भी दोस्ती कर ली, उधर भी दोस्ती हो गई, इधर भी दोस्ती हो गई। अब एक बचे थे राइबोसोम, तो राइबोसोम से ये दोनों जो हैं वो दोस्ती कर लेंगे, P9 और P14 ये जाकर के राइबोसोम से दोस्ती कर लेंगे। वही चीज यहां पे है जो अभी मैंने बताया कि P54 एंड P19 बाइंड विथ सिग्नल सीक्वेंस। ये किससे बाइंड करेंगे, सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कर लेंगे। 68 एंड 72 बाइंड विथ एसआरपी रिसेप्टर। 68 और 72 जो है वो एसआरपी रिसेप्टर से बाइंड कर लेंगे। 9 और 14 जो है वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद एसआरपी स्टॉप्स प्रोटीन सिंथेसिस until bind docking protein SRP receptors in। अब वो क्या करेगा, SRP रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब तक वो SRP रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर लेता है तब तक प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टॉप रहेगी। अब आगे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा, ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। SRP रिसेप्टर ऑफ ER बाइंड विथ SRP। तो जो ER जो है, ये ER जो है यहाँ पे जो ये SRP रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये SRP रिसेप्टर जो SRP आ रहा है उससे बाइंड हो जाएगा। क्या, कैसे बाइंड हो जाएगा अभी दिखाते हैं मैं। देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, ये जाकर के एसआरपी इससे बाइंड हो रहा है, तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर ये आ रहा है। तो ये एसआरपी रिसेप्टर है, ये क्या है, एसआरपी रिसेप्टर है। ये एसआरपी रिसेप्टर इस एसआरपी से बाइंड हो जा रहा है। ये राइबोसोम जो होगा जाकर के यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये जाकर के वहां पे एसआरपी रिसेप्टर जो है उसको बाइंड कर ले रहा है। अब देखो क्या है, ट्रांसलोकॉन चैनल। मैंने बोला था कि जो ER रहेगा उस पे ट्रांसलोकॉन चैनल भी प्रेजेंट है। इसी ट्रांसलोकॉन चैनल से जो प्रोटीन होगा वो अंदर जाएगा। तो ट्रांसलोकॉन चैनल क्या है, ट्रांसलोकॉन चैनल मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। ये ट्रांसलोकॉन चैनल जो है ये भी 3 सब यूनिट से मिलकर के बना होगा। Sec61 अल्फा, Sec61 बीटा, Sec61 गामा। मतलब Sec61 से मिलके बना है। Sec61 के 3 वो हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, आप याद रखना कि ट्रांसलोकॉन चैनल जो है वो Sec61 से मिलकर के बना है। Sec61 प्रोटीन जो है इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ओके, देन ये जनरली मैंने आपको पहले बताया कि क्लोज्ड रहता है। ये क्लोज किसकी वजह से रहता है, अल्फा हेलिक्स की वजह से रहता है। जैसे आप मान लो कि ये आपका एक ट्रांसलोकॉन चैनल है, तो यहां पे अल्फा हेलिक्स जो है ये इसको बंद किए हुए रहेगा। अगर ये अल्फा हेलिक्स हट जाएगा तो ये चैनल ओपन हो जाएगा। तो ये अल्फा हेलिक्स इसको बंद रखता है। क्यों बंद रखता है, क्योंकि ल्यूमेन से कैल्शियम आयन जो है वो साइटोप्लाज्म में न जाए, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये चैनल जो है वो हमेशा बंद रहता है। Generally closed due to alpha helix so that calcium ion from ER lumen is not flow in cytoplasm. Otherwise concentration of calcium ion in cytoplasm is get high. नहीं तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये चैनल जो होता है वो क्लोज रहता है। उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर दैट द राइबोसोम प्रोटीन SRP कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट टू ट्रांसलोकॉन चैनल। उसके बाद ये ट्रांसलोकॉन चैनल से जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था वो आकर के बाइंड होगा। जैसे ही बाइंड होगा तो SRP तो अपने रिसेप्टर के साथ चला जाएगा विथ GTP एंड राइबोसोम्स विथ चैनल। मतलब ये जो SRP है ये ऐसे नहीं जाता है, इसके साथ GTP लगा रहता है। ठीक,
और ये जीटीपी जैसे ही ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ये एसआरपी प्लस जीडीपी हो जाएगा। ये जाकर के रिसेप्टर से बाइंड होगा और राइबोसोम जो है वो ट्रांसलोकॉन चैनल से बाइंड हो जाएगा। एज द राइबोसोम बाइंड विथ चैनल द चैनल गेट ओपन्स, और जैसे ही राइबोसोम चैनल से बाइंड होगा वो चैनल को लगेगा कि अच्छा हमारे मेहमान आ गए तो अब हमको खुलना है, तो वो खुलने के लिए हो जाएंगे। और सेम टाइम पे जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है जीटीपी का जीडीपी में, ये भी क्या करेगा, occurs and this hydrolysis also helps the channels to open, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी भी चैनल को ओपन करने में हेल्प करेगी। भाई मेहमान आ गए तो हम सोच लेंगे कि अच्छा हमारे मेहमान आ गए, गेट खोलना यार, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। उसके लिए हमको उठना होगा, जा करके उसको खोलना होगा, थोड़ी एनर्जी भी तो देनी होगी। तो ये जब इसका मेहमान यहाँ पे आया, मतलब राइबोसोम जब आके ट्रांसलोकॉन चैनल से बाइंड किया तो इसने कहा कि हाँ भाई अब खुलना है, लेकिन इसको एनर्जी कौन दे रहा है? ये जो जीटीपी जो है, ये जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जो कन्वर्ट हो रहा है, जो हाइड्रोलिसिस हो रही है, इस हाइड्रोलिसिस से इसको एनर्जी मिल रही है और इसी एनर्जी को वो यूज करके अपने चैनल को ट्रांसलोकॉन जो है वो ओपन हो जा रहा है। ट्रांसलोकॉन ओपन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसलोकॉन ओपन होगा तो क्या होगा, नेसेंट प्रोटीन एंटर्स इनटू द ल्यूमेन। भाई चैनल खुल गया, किसके लिए खुला है? हमने गेट खोल दिया, किसके लिए खोला है? मेहमान के लिए तो खोला है। अब मेहमान भाई आएंगे, आराम से ठाट से सोफे पे बैठेंगे, ठीक? या होगा कि थोड़ा सा हम फॉर्मेलिटी करते हैं, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, तो बैठ ही जाएंगे भैया। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे ही चैनल ओपन होगा, जो हमारा नेसेंट प्रोटीन है जो बन के आ रहा था वो ल्यूमेन में चला जाएगा, ठीक? और जैसे ही वो एसआरपी जो था वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो गया, राइबोसोम उस प्रोटीन को लेकर के आया था, गेट खुलवाया और अंदर दे दिया, तो अब राइबोसोम फ्री हो गया, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस उधर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। इन साइटोप्लाज्म ऑफ ईआर, और जो ईआर के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिग्नल पेप्टाइडेज, मैंने कहा पेप्टाइडेज नाम की एक एंजाइम होगी। ये क्या करेगा, जो एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस है, इस सिग्नल सीक्वेंस को कट करने का काम करेगा, क्योंकि अब हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट विच कट सिग्नल सीक्वेंसेस फ्रॉम एन टर्मिनल, और ये क्या करेगा, एन टर्मिनल से सिग्नल सीक्वेंसेस को कट करने का काम करेगा। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स अकर इन ल्यूमेन, उसके बाद क्या होगा, उस ल्यूमेन में प्रोटीन्स की फोल्डिंग होगी। आरआरएफ, फिर एक और फैक्टर आएगा राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर, ये क्या करेगा, हेल्प्स टू रिमूव द राइबोसोम्स यूनिट, ये राइबोसोम्स यूनिट्स को भी रिमूव कराने का काम करेगा। जितने लोग आए थे सब लोग वापस गए। देखो आप क्या हो रहा है, ये एक आरएनए है, यहाँ पे राइबोसोम्स आकर के बाइंड हो रहा है। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, एन टर्मिनल जो है उस पर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक? ये सिग्नल सीक्वेंस आएगा भैया, इस पे एसआरपी आकर के बाइंड हो जाएगा। एसआरपी जब आकर के बाइंड होगा तो फिर वो उसको लेकर के आएगा, ये एसआरपी रिसेप्टर होगा जहां पे एसआरपी बाइंड हो जाएगा। ट्रांसलोकॉन चैनल से क्या करेगा आपका ये राइबोसोम्स आकर के बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही ये बाइंड होगा तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखिए आप खुल गया, और जैसे ही ये खुलेगा तो जो नेसेंट आरएनए बन रहा था वो आरएनए अंदर आ जाएगा। जब ये आरएनए अंदर आएगा तो उसमें उसकी कटिंग होगी, सिग्नल सीक्वेंस की कटिंग हो जाएगी, फिर उसकी फोल्डिंग हो जाएगी। आप नीचे ये देख रहे होगे, एक आपको अमाइनो एसिड की बहुत लंबी सी चेन दिख रही होगी, तो ये अमाइनो एसिड की चेन जो है ये इसी आरएनए की चेन है। ये जो आरएनए यहाँ पे बन रहा था इसी आरएनए की, लेकिन आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, सिग्नल सीक्वेंस है। सिग्नल सीक्वेंस कौन था, वही जहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड हो जाता है, जिसको जो है सिग्नल पेप्टाइडेज क्लीव करेगा, तो वो यहाँ से कट करके इसको अलग कर देगा और ये प्रोटीन जो है ये अपना आपका बन गया। ओके, तो हो गया। तो ये जो प्रोसेस था ये आपका को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक? इसमें क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन भी हो रहा था, साथ साथ में इसका ट्रांसलोकेशन भी हुआ। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट था पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, मतलब
ट्रांसलेशन की प्रोसेस होने के बाद जब प्रोटीन बन जाएगा तो उसके बाद मतलब खाना पूरा बन गया, अब हमको खाना है, ऐसा नहीं कि बन भी रहा था साथ में खाना भी था, वो वाला काम अब नहीं करना है। अब क्या करना है, पूरी प्रोटीन की ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम उसका ट्रांसलोकेशन करेंगे, उसके बाद हम उसको ट्रांसलोकेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जो प्रोटीन का ट्रांसलेशन करना होगा वो कौन करेगा, जो साइटोप्लाज्म में हमारे ऐसे फ्रीली जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो राइबोसोम्स जो हैं यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक, प्रोटीन को बनाने वाला काम यहाँ पे जो फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो करेंगे। और इसमें अगर हम देख ले तो दो तरीके की बात हो जाएंगी। एक तो बात हमारी यूकैरियोट्स की हो जाएगी। अगर हम नॉर्मली पहले इनको बैक्टीरिया में देखें कि ये प्रोसेसेस कैसे होती हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में देखें कि प्रोसेस कैसे हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि बैक्टीरिया में क्या हो रहा है। द प्रोटीन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड हैव अ प्रोटीन सैक ए। क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि यहाँ पे अब उस प्रोटीन का यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आरएनए की एक स्ट्रैंड बनी है इससे प्रोटीन बन गया, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ट्रांसलेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पे एक प्रोटीन मिल गया है। अब इस प्रोटीन को हमें ट्रांसफर कराना है। तो इस जो प्रोटीन ये जो ट्रांसफर होना है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सैक ए करके एक प्रोटीन। ठीक, सैक ए करके प्रेजेंट होगा। ये सैक ए जो है वो क्या है, ये सैक ए एक एटीपीज प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, एटीपीज प्रोटीन है। एटीपीज प्रोटीन बोले तो ये क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जिस प्रोटीन को ट्रांसफर होना है वो प्रोटीन को ट्रांसफर करने के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट है, सैक ए। एंड दिस सैक ए इज एटीपीज इन नेचर। एटीपीज बोले तो ये हाइड्रोलाइसिस कर देगा एटीपी का, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी जो ट्राइफॉस्फेट उसको डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। अब ये सैक ए क्या करेगा, ये सैक ए जाकर के बाइंड करेगा सैक वाई से। सैक ए जो है वो सैक वाई से जाकर के बाइंड होगा। एंड सैक वाई इज क्या, व्हाट, सैक वाई क्या है, तो सैक वाई है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया हैव ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्मिंग पोर्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द प्रोटीन कॉल्ड सैक वाई। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा प्रोटीन का, ये जो बना सैक ए है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, यहाँ पे एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये क्या करेगा, यही वो पोर्स बनाएगा जिससे ये जो ये जो प्रोटीन बना है ये अंदर आएगा, और इसी को हम कह रहे हैं ये क्या है, सैक वाई। क्लियर है, दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज व्हाट, सैक वाई। The plasma membrane of bacteria have transmembrane protein forming pores। एक transmembrane प्रोटीन है जो उस पोर्स को बना रहा है जिससे प्रोटीन जो है वो अंदर आएगा, जिसको हम कह रहे हैं सैक वाई। तो सैक ए जो था, जो सैक ए था वो सैक ए क्या करेगा, सैक वाई से आकर के बाइंड कर जाएगा और वहीं पे क्या होगा, एटीपीज एक्टिविटी होगा। अब ये जो सैक ए है, ये सैक ए जा करके इस सैक वाई से बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही हमको पता है ये सैक ए कैसा है, एटीपीज इन नेचर, तो जब ये जाकर के इससे बाइंड होगा, सैक वाई से बाइंड होगा, सैक वाई से बाइंड होगा, तो इसी टाइम पे क्या होगा, सेम टाइम पे जैसे ही इनकी बाइंडिंग होगी उसी सेम टाइम पे और क्या होगा, सेम टाइम पे हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो जो एटीपी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हमको पता है क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो वो जो चैनल था वो ओपन होगा, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो क्या होगा, ओपन होगा, वो पोर्स बनाएंगे। और जैसे ही वो पोर्स बनाएंगे, मान लीजिए कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस पे क्या कर रहा है, ये सैक वाई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस पे सैक ए आकर के जुड़ा है। मान लीजिए मेरा सर जो है ये सैक ए है, जब ये इस पे आकर के जुड़ेगा तो हाइड्रोलिसिस भी होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो ये पोर ओपन होगा, तो हम क्या करेंगे, फटाक से चाहेंगे कि अपनी मुंडी इसके अंदर घुसा ले, मतलब तब सैक ए जो होगा वो चाहेगा कि हम इस पोर्स में घुस जाएं। और जैसे ही वो थोड़ा सा इस पोर्स में घुसेगा तो सेम उसी टाइम पे वो प्रोटीन भी क्या करेगा, मान लीजिए ये प्रोटीन है, जब ये मुंडी घुस रही है तो ये प्रोटीन भी अपने आप को अंदर जाने की कोशिश करेगा, उसको भी जितना जगह मिलेगा वो अंदर जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरा सैक ए आकर के बाइंड होगा, फिर थोड़ी और जगह बनेगी, फिर थोड़ा और प्रोटीन अंदर जाएगा, फिर तीसरा सैक ए आकर के बाइंड होगा, थोड़ी और जगह बनेगी, थोड़ा और प्रोटीन अंदर जाएगा। इसी तरीके से कई सैक ए आकर के बाइंड करते जाएंगे, पोर्स ओपन होते जाएंगे, उनको एनर्जी मिलती जाएगी, क्योंकि जब वो बाइंड होंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उनको जगह मिलता जाएगा और वो अंदर जाते जाएंगे। क्या हो रहा है, सैक ए बाइंड विथ सैक वाई, ATPase activity start, ATP convert into ADP and inorganic phosphate. Due to this hydrolysis, sac A get energy and hence inserted little of its structure into the ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और इससे उसको एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी लेकर के वो क्या करेगा, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और साइमल्टेनियस प्रोटीन ऑल्सो गेट इंसर्टेड, और जब वो घुसने की कोशिश करेगा तो प्रोटीन भी चाहेगा कि जगह मिला है, चलो थोड़ा सा हम भी उसमें घुस जाएं। ठीक, वो तो घुस ही रहा है। कैसे पतले लोग क्या काम करते हैं, कैसे कोई जगह बना के जा रहे उसमें घुस जाते हैं, तो वही काम ये प्रोटीन कर रहा है। जब वो सैक ए अंदर जाने की कोशिश करेगा तो प्रोटीन भी उसमें धीरे से कोना पाके घुसने की कोशिश करेगा, और ये प्रोसेस जो है वो कई बार रिपीट होगा, मतलब बार बार एक सैक ए आएगा, उस पर बाइंड होगा, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी तो एनर्जी जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगा तो सैक ए अंदर जाने की कोशिश करेगा, और सेम उसी टाइम पे प्रोटीन भी जो होगा वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और इसी तरीके से एक टाइम आएगा कि प्रोटीन पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। ये तो बात हो गई सिंपल बैक्टीरिया में। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की, कि यूकैरियोटिक के ईया ल्यूमेन में जाने के लिए प्रोटीन को क्या करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहानी सेम होगी कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा वो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म से हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। In cytoplasm, some protein is responsible for preventing protein folding. अब अगर आप ये बताओ कि ये सेल है, यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो प्रोटीन मैंने बार बार कहा है कि जैसे ही बनता है उसकी फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमको उसकी फोल्डिंग नहीं करानी है, फोल्डिंग को रोकना है। भाई फोल्डिंग नहीं करानी क्योंकि हमको इसको कहीं भी भेजना है, तो भेजना है इसके लिए फोल्डिंग नहीं करानी है। तो इस फोल्डिंग को कराने से रोकेगा कौन, इस फोल्डिंग को कराने से रोकते हैं कुछ चैपरॉन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये चैपरॉन प्रोटीन्स इस प्रोटीन्स को फोल्ड नहीं होने देते हैं, इनकी फोल्डिंग नहीं होने देते हैं ये चैपरॉन प्रोटीन्स। एंड एट द टर्मिनल, एट एन टर्मिनल ऑफ प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। हमको पता है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि एन टर्मिनल पे क्या होते हैं, कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वही जो हाइड्रोफोबिक थे, जो 6 से 12 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के मिलके बने थे, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे एन टर्मिनल पे, यहाँ पे भी सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म में चैपरॉन प्रोटीन है जो इस प्रोटीन को क्या होगा, फोल्ड नहीं होने देगा। अब ये इसको फोल्ड नहीं होने दे रहा है और यहाँ पे एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस तो प्रेजेंट है ही, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल सीक्वेंस जो होंगे कम एंड इंटरैक्ट विथ ट्रांसलोकॉन, ये सिग्नल सीक्वेंस आएंगे और ये जो मेम्ब्रेन है इसमें ये जो चैनल है, ये जो ट्रांसलोकॉन वाली चैनल जो वहां पे प्रेजेंट थी, कहानी वही वाली यहाँ पे भी है, वो क्या करेगा, आएगा और इससे इंटरैक्ट करेगा सिग्नल सीक्वेंस। जैसे ही वो इंटरैक्ट करेगा तो सिग्नल सीक्वेंस से, तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा।
ये क्या होगा, ट्रांसलोकॉन जो होगा ये ओपन हो जाएगा और जैसे ही ये ओपन होगा तो जो प्रोटीन होंगे वो इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। भाई चैनल खुल गया, तो चैनल खुल गया तो खुला प्रोटीन्स के लिए ही है, तो प्रोटीन आकर के इसमें जाएगा। और ल्यूमेन में फिर से वही बात होगी कि जब ये प्रोटीन अंदर आ जाएगा तो इस ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होगा, सिग्नल पेप्टाइडेज, जो उस सिग्नल सीक्वेंस को कट करने का काम करेगा, सिग्नल सीक्वेंस को कट करने का काम करेगा जो एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है देखिए, सिग्नल सीक्वेंस तो यहाँ पे तब कट होंगे ना जब प्रोटीन पूरी तरीके से अंदर चली जाएगी। यहाँ पे प्रोटीन पूरी तरीके से अपने आप अंदर नहीं जाती है सॉरी। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं आपको अगर बता दूं, दिखा दूं, तो आप ये देखो, मान लो कि ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, और यहाँ पे ये ट्रांसलोकॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ट्रांसलोकॉन, ये अभी क्लोज स्टेट में। जब यहाँ पे ये आकर के इससे इंटरैक्ट होगा तो ये क्या होगा कि ट्रांसलोकॉन जो है ये ओपन हो जाएगा और प्रोटीन इसके अंदर आना चाहेगा, ठीक, ये इसका एंड टर्मिनल है जहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब जब प्रोटीन इसके अंदर आना चाहेगा तो यहाँ पे एक प्रोटीन होगा बिप, बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, आ करके इससे बाइंड होगा और इसको खींचने का काम करेगा, पुल करने का काम करेगा, आओ आओ अंदर आओ, ठीक, गेट पे आया है कोई, अब हम उसको पड़ खींचना नहीं, आ जाओ जाओ मेरे ही रूम में आ जाओ, मेरे ही रूम में आ जाओ। तो वही वाला काम यहाँ पे ये बिप प्रोटीन करेगा। आप देखो यहाँ पे क्या है कि एट द सेम टाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी अकर। भाई हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ही, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस भी उस टाइम पे होगा जब चैनल का ओपन होना है। और ये एनर्जी जो है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी चैनल को ओपन होने। बिप विथ एटीपी कन्वर्ट इनटू बिप विथ एडीपी। जब बिप प्रोटीन जो होगा वो बाइंड करेगा, बाइंड करके प्रोटीन से उसको खींचने का काम करेगा, बाइंडिंग प्रोटीन जो बिप है ये इसको खींचने का काम करेगा। तो ये आएगा जब ना, ये आप इसमें देखो कि ये जो बिप प्रोटीन जब आ रहा है, कौन सा कलर, व्हाइट कलर लेते हैं, मान लो कि ये बिप प्रोटीन है, ये अकेले नहीं आएगा, बहुत चालू है, ये क्या करेगा, एटीपी को अपने साथ में लेकर के आएगा। और जब ये एटीपी को अपने साथ में लेके आएगा और इससे प्रोटीन से बाइंड होगा तो हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये जो बिप है ये किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, एनर्जी भी इसको मिल रही है इसको खींचने के लिए, और यही चीज बार बार होगी, कई बार रिपीट होगी, और ये इस प्रोटीन को खींचने का काम करेगा और खींच करके ये इसको क्या कर लेगा, अंदर बुला लेगा, ठीक। और बार बार बिप प्रोटीन आएगा तो बार बार वो एटीपी के साथ आएगा और हाइड्रोलिसिस होके वो कन्वर्ट हो जाएगा बिप प्लस एडीपी में, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ड्यू टू दिस बिप गेट एनर्जी टू पुल प्रोटीन, और इससे वो बिप को एनर्जी मिल जा रही है प्रोटीन्स को खींचने के लिए। मोर एंड मोर बिप अटैच, हाइड्रोलिसिस अकर एंड पुलिंग डन। ज्यादा से ज्यादा बिप आएंगे, उससे प्रोटीन से अटैच होंगे, जैसे ही बिप प्रोटीन से अटैच होंगे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी ही होगी। तो हाइड्रोलिसिस की जब प्रोसेस होगी तो एनर्जी बिप को मिलेगी उसको खींचने के लिए, वो उसको पुलिंग करेगा, और उसके बाद जब वो पुल करके अंदर ले लेगा तो ये बिप जो है ये वापस से क्या है, जैसे ही ये प्रोटीन जो है ये प्रोटीन पूरा अंदर आ गया, अब उसको बिप इतनी बार खींचा है कि खींच खींच के अंदर ले लेगा, तो ये बिप जो है ये क्या होगा, यहाँ से ये जो बिप इससे अटैच्ड है ये अलग हो जाएगा, और अगेन ये बिप जो है वो एटीपी के साथ जा करके बाइंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, एक को तो हमने खींच लिया, अब हम तैयार रहेंगे दूसरे के लिए। आओ दूसरे जन देखो तुमको भी खींच के अंदर नहीं कर लेते हैं तो कहना। अब बिप क्या करेगा, वो रिसाइकल्ड हो जाएगा, रिसाइकल्ड होकर के जा करके वापस से एटीपी से जुड़ जाएगा, और एटीपी से जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन के लिए तैयार है कि दूसरा आएगा तो उसको भी हम इसी तरीके से खींच लेंगे, ठीक। आफ्टर दैट बिप गेट रिसाइकल्ड, एडीपी रिमूव्स फ्रॉम बिप एंड एटीपी अटैच्ड अगेन। जो एडीपी था वो हट जाएगा और एटीपी वापस से अटैच हो जाएगा। और आपको उसके बाद की प्रोसेस पता ही है कि जब प्रोटीन अंदर आ जाएगा तो फिर अब यहाँ पे वही काम होगा, कटिंग वाला काम होगा। प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस जो है, प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस की कटिंग होगी, और ये कौन करेगा, प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस की कटिंग जो पेप्टाइडेज है वो क्या करेगा, इसको कट कर देगा, और फिर तब
अब प्रोटीन की पैकेजिंग होगी और आगे का काम होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर बताऊंगी। ओके, थैंक यू।